खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद चौतरफा दिखा जोश और गर्व का माहौल। राजनेताओं सहित तमाम वर्गों ने कहा, सिखाया करारा सबक। आपात स्थिति से निपटने के लिए की मॉक ड्रिल, सिविल डिफेंस सहित सभी की रही भागीदारी। अलवर में 117 बांग्लादेशियों को किया चिन्हित, अब चलेगा वतन वापस भेजने का अभियान। और बोरिंग गहरी नहीं करने पर गुस्साए लोगों ने दिया धरना। चमेली बाग और अखैपुरा में सामने आया आक्रोश। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। भारत ने पहलगाम हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर आखिरकार एयर स्ट्राइक कर डाली। इसका देशवासियों को लगातार इंतजार था। वहीं से लेकर अलवर में जोश और देशभक्ति का माहौल नजर आया। हर जगह इस एयर स्ट्राइक के चर्चे थे, जिसने बहुत से आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। साथ ही आतंकी संगठनों के मुख्यालय तबाह कर दिए। ये हमले बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। ये हमले बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए। यहाँ मौजूद ठिकानों से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्टर्स के मुताबिक बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मौत हुई है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने और मुरीद के इलाके में लश्कर हेडक्वार्टर था। यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। उधर भारत की इस जवाबी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने स्वागत किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव का कहना है कि पुलवामा हमले के दौरान भी भारत को बड़ा हमला करने का मौका मिला था। साथ ही इस बार भी मौका मिला है, जिससे POK को अपने कब्जे में लिया जा सके। देखिए, जो पहलगाम के अंदर जिस प्रकार से टेररिस्टर ने एक घातक हमला किया हमारे देश के निर्दोष लोगों पर, जो एक टूरिस्टर थे उनके ऊपर, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं, हथियार नहीं, कुछ नहीं, एक सॉफ्टली एंजॉयफुल के उन लोगों के ऊपर कारनामा हरकत किया उन्होंने, उसका जवाब देने के लिए भारत की सेना ने जिस प्रकार से इस बीती रात के ऊपर अटैक किया है, जो टेररिस्ट के जो बैंकर्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया है, निश्चित तौर पे ये सराहनीय सेना के ही नहीं, देश के ऊपर गर्व है, देश को गर्व है इसके ऊपर। देश की पूरी 140 करोड़ जनता गर्व महसूस कर रही है सेना के ऊपर। ये ऑपरेशन एक नॉर्थ ईस्ट कमांड का ही था। मैं समझता हूं जो पूर्वी उत्तरी जो कमांड है उसका एक छोटा सा ऑपरेशन चलाया गया।
इस ऑपरेशन से सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया पाकिस्तान को, लेकिन मैं समझता हूं इस प्रकार से मौका पहले पुलवामा में भी मिला था और अभी भी मिला है देश की सरकार को और देश की सेना को। जो पीओके की जगह है उसको ऐसे मौके पे ऑब्जर्व करना चाहिए, अटैक करके उसको ऑक्युपाई अपने इंडिया के अंदर ले लेना चाहिए। ये एक डेडली चांस रहता है। किसी से देश का सरकार कभी भी, चाहे पीछे 71 हो, 65 हो, 62 हो, जो भी वार हुए हैं, उसके अंदर देश की सरकारों ने निर्णायक फैसले सेल्फ लिए हैं। वो किसी से दबाव में आकर के पूछ के नहीं करते ये सरकारें, हमारी जो सेना है वो जब भी उन्होंने अटैक किया है वो ये नहीं सोच के किया है कि हमें नुकसान होगा, दूसरे देश हमें क्या कहेंगे, क्या बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं किसी कंट्री से वो हमको बंद किया जाएगा, ऐसा सोच के नहीं करता है हमारा देश। हमारा देश की जो शक्ति है, चाहे सरकार है तो एक दिशा देने वाली होती है, लेकिन शक्ति तो सेना के पास है, वो निर्णय सेल्फ लेती है। मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे अटैक करना है, मुझे ये ऑपरेशन चलाना है, दुश्मन को खारिज करना है, दुश्मन के बैंकर्स को डिस्टोर करना है। देश की आत्म सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी सेना होती है। तो ये गवर्नमेंट चांस था, पहले भी मैं बता रहा ना, पुलवामा में जो हुआ था जब भी था, और अभी ये पहलगाम वाले में था। क्यों ने पीओके के ऑक्युपाई एरिया को हम वहां के बैंकर्स डिस्टोर जरूर किया है हमारी सेना ने, लेकिन उसको पूरे को ऑक्युपाई करके ना और इंडिया के अंदर मिलाना था। ऐसा चांस मिलना चाहिए। हमें दूसरे देशों से कोई ताल्लुक नहीं है, कौन क्या कहेगा क्या नहीं बोलेगा। तो ये मैं समझता हूं मोदी सरकार जो लिया है निर्णय, ये पूरा देश उसके साथ खड़ा रहा है, खड़ा आगे भी रहेगा, और उसकी जो सही जो काम करता है उसको तारीफ भी करता है देश। लेकिन कहीं कुछ कमियां रहती हैं, सरकार की कमियां रही है, और मैं समझता हूं सड़क को फल उठाने से पहले उसको कुचल दिया जाता है तो काटता नहीं, दसता नहीं, वो बिल से बाहर भी नहीं निकलता। तो ये कुछ कमियां सरकार की हैं। इस 10 साल के अंदर जितने भी टेररिस्टों ने आक्रमण किया है, चाहे पठानकोट का हो, उरी का हो, पुलवामा का हो, लेटेस्ट में आपका पहलगाम का होगा, काफी ऐसे नुकसान देश को पहुंचा है। ऐसे में उस टेररिस्टर जितने भी टेररिस्टर के पॉइंट्स हैं उनको डिस्टोर करने से बात नहीं बनेगा। पाकिस्तान की सह से वो चल रहे हैं तो पाकिस्तान को ही करारा जवाब देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये आतंकवाद रुकेगा। उधर भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने बेहतरीन काम किया है। वहीं लगातार सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी और पीओके को अपने कब्जे में लिया जाएगा। एयर स्ट्राइक हुई है रात 1:30 बजे, भारत का जवाबी हमला ऑपरेशन सिंदूर, क्या कहना चाहेंगे? ये पाकिस्तान द्वारा जो पहलगाम में 22 तारीख को आतंकी हमला किया गया, उसमें निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की गई, उस कायराना हरकत के खिलाफ हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर अभी पिछली रात को किया है, इसमें 9 ठिकानों पर बमबारी की गई, जिसमें आतंकवादियों के 9 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। इसे हमें सेना पर गर्व है और आशा है ये सेना आगे भी दुश्मन के सारे ठिकानों को नष्ट कर देगी, हमें ऐसी आशा है। क्या लगता है पाकिस्तान भी स्ट्राइक कर सकता है? अब करने को तो कर सकता है, करने को बना थोड़ी है, लेकिन करेगा तो पता लगेगा, उसको भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन कार्रवाई बढ़िया है, कार्रवाई जारी है। हमारी सेना मजबूत है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्रवाई पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। वहीं सभी राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकृत किया था कि सरकार कार्यवाही करे। सर, भारतीय सेना ने, विशेषकर वायुसेना ने पाकिस्तान में जो आतंकवादी हेडक्वार्टर्स थे आतंकवादी संगठनों के, उनके ठिकानों पर हमला किया है। 9 जगह हमला किया है। काफ़ी लोग मारे गए हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आप जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, प्रदेश के भी प्रतिनिधि हैं, क्या प्रतिक्रिया है?
हमें अपनी भारतीय सेना पर बहुत गर्व है और उनका ये बहुत ही स्वागत योग्य जो कदम है। और आज ज़रूरत है इस चीज़ की, जिस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से हमारे मासूम जो नागरिकों की हत्याएं करवा रहा था, आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दे रहा था, उनके जो ठिकाने हैं आतंकवादियों के 9 जगह, वहाँ वायुसेना ने रात में हमला किया है। और आज पूरा देश इस चीज़ से खुश है कि उन मासूम निर्दोष जो हत्याएं की थी पहलगाम में, उसका बदला लिया गया है। अभी बदला पूर्ण नहीं है, अभी बदला बाकी है। और जब तक उसकी पेड़ की टहनियों को काटने से पेड़ खत्म नहीं होता, जो आतंकवाद की जड़ है, जो जिस गहराई तक जड़ है, उन जड़ों को मूल रूप से नष्ट करना होगा। समय समय पर भारतीय सेना ने अपना जलवा दिखाया है और आज भारत की सेना, वास्तव में भारत की सेना इस काम की हकदार है। हम उसकी शौर्य की, उसकी प्रशंसा करते हैं और उस आगे भी उनको ये आशीर्वाद देते हैं कि वो पूरे जोर शोर से पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करें। लेकिन एक चीज़ से तकलीफ होती है कि जैसे अमित शाह जी का एक बयान आ रहा था कि ये मोदी का भारत है। ये मोदी का भारत नहीं है, ये महात्मा गांधी का भारत है, चंद्रशेखर आज़ाद का भारत है, भगत सिंह का भारत है, अशफाकुल्लाह का भारत है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का भारत है। सभी लोगों का ये भारत है, 140 करोड़ भारतीयों का हुआ है। और हम अपने घरों में जहाँ रात में हम सोए हुए हैं, हिफाजतों से हम सोए हुए हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, उस समय हमारे सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर अपने शौर्य और पराक्रम से उन आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्त नाबूद कर रहे थे। सही मायने में हमें इनका हौसला अफजाई करना चाहिए और सेना को हमें और भी ज़्यादा उत्साहित कर आगे भी प्रेरित करना चाहिए। किसी एक आदमी को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश की आस्था का सवाल है, देश की आस्था सर्वोपरि है। और पूरा विपक्ष, माननीय राहुल गांधी जी बार बार कह चुके हैं, पूरा इंडिया गठबंधन बार बार कह चुका है कि हम सरकार के साथ हैं और जो भी सरकार कार्रवाई करे ईमानदारी के साथ, उसका पूरा देश समर्थन करता है। लेकिन इसमें कोई राजनीति न करे और निश्चित रूप से पाकिस्तान को अब ये सबक सिखाने का वक्त है। सर, आपको नहीं लगता है कि जो ये भारत देश है, ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का भी देश है? मैं कहता हूँ कि इंदिरा जी ने उस समय, जब अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ था, उस समय इंदिरा जी को यूं ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता, उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उस समय पाकिस्तान का दुनिया का भूगोल बदल दिया। और निश्चित रूप से आज मोदी जी को भी इंदिरा गांधी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये इंदिरा जी का भी और राजीव गांधी जी का भी देश है। उन्होंने भी इस देश की अखंडता और एकता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। उनके त्याग को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आपको लगता है कि मोदी को 4 टुकड़े पाकिस्तान के कर देने चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं 4 कहिए, उसके 10 टुकड़े कर देने चाहिए। लेकिन गीदड़ भपकिया नहीं है, सेना को फ्री हैंड कर देना चाहिए। अगर मोदी जी सेना को फ्री हैंड कर देना तो 2 घंटे में, हमारी सेना को हमें विश्वास है, 2 घंटे में पाकिस्तान का इलाज कर दें। उधर भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार अभी तो यह ट्रेलर है और फिल्म बाकी है। देश के विपक्ष का भी आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सभी ने भारतीय सेना के समर्थन में बयान दिए हैं। साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। वर्मा के अनुसार देश की जनता में भारी खुशी है और पाकिस्तान को सबक सिखाने से पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है। सर, भारतीय सेना द्वारा, विशेषकर वायु सेना, तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से जो पाकिस्तान के आतंकवादी हेडक्वार्टर थे संगठनों के, जैश मोहम्मद, लश्कर तोयबा, जितने भी तमाम, उनके हेडक्वार्टर पर मिसाइल से हमला किया है, आतंकवाद को कुचला है, बड़ी कार्रवाई की है। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पूरे देश को इस बात का इंतज़ार था कि मोदी है तो मुमकिन है, वो कर दिखाएगा, ये विश्वास था उनको। और इस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और इस देश का सबसे लाडला और विश्व का सर्वोच्च नेता नरेंद्र भाई मोदी ने वो कर दिया जो जनता चाह रही थी। और मेरे भाई, अभी रुक जाइए, अभी तो गाने कहते फिल्म आई नहीं, ट्रेलर है ये। और अभी 2-4 दिन के बाद देखिए, जहाँ ये पीओ को कर रहे हैं, ये इंडिया का होगा आने वाले समय में। और एक एक नागरिक इस बात का स्वागत कर रहा है कि मोदी ने जो किया वो कर रहा है। सर, कब तक पाक अधिकृत कश्मीर पीओ को हो जिसको भारत में मिला लेगी? अभी तक तो सरकार की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया मिल नहीं रही है। एक सीमित कार्रवाई सरकार कर रही है खुलकर। जो पाकिस्तान में और भी बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे आतंकवादी रह गए अभी, तो अभी
कार्रवाई फुल और फाइनल नहीं हुई, आपको लगता है सरकार और एक्शन करेगी? देखिए पत्रकार महोदय, पूरे विश्व में ये माहौल बना हुआ है आतंकवाद को ख़त्म करा जाए। और आपने देखा होगा कल भी टीवी पर, आज हम भी देख रहे थे कि 90% पूरे विश्व के प्रधानमंत्री और वहाँ के लोग मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। एक दो देश हैं जो ज़रूर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वो पूर्णतः उनके साथ नहीं दे पा रहे। नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व बहुत वर्चस्वपूर्ण नेतृत्व है, और भारत के जो लोग निवास करने हैं उनको सबको आसास है कि बात का कि आने वाले समय में पीओके भारत के अधीन होगा, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों कि देखिए, आतंकवाद, पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ है, और आतंकवाद कहाँ से पैदा हो रहा है? जहाँ आतंकवाद पैदा हो रहा है उस देशों पे आक्रमण करके उनको खत्म कर देना चाहिए, जब आतंकवाद खत्म होगा। और इस मुहिम में 90% देश मोदी के साथ है। ये आने वाले समय में आतंकवाद खत्म करने के लिए सबसे अहम भूमिका भारत की होगी, जिससे पूर्व इजराइल में भी और देशों में किया, ऐसे भारत सबसे आगे होके काम करने के लिए जा रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि 90% मोदी के साथ है, तो 10% साथ नहीं, आप मानते हो कि 100 के 100% साथ नहीं है? देखिए, हम कई बार कार्य करते हैं, हमारी अच्छी प्रशंसा होती है, अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो उस कार्य को अंगुली लगाने वाली बात करते हैं। लेकिन आज पूरे विश्व में भारत के साथ 90% जो लोग खड़े हुए हैं वो भारत के साथ खड़े हुए हैं, और विश्व में शांति चाहते हैं और आतंकवाद का अंत चाहते हैं। और वो कैसे होगा? सेना के माध्यम से पूरे एकजुट होने के कारण जहाँ जहाँ आतंकवाद उसको खत्म किया जाए, ऐसा होगा तभी आतंकवाद खत्म होगा। तो देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं तमाम ने एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन दिया है कि आप बड़ा एक्शन कीजिए। सारे राजनीतिक दल, इंडिया गठबंधन सहित तमाम, जो किसी भी गठबंधन में नहीं, ऐसे दल भी है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री ने को समर्थन दिया, सर्वदलीय बैठक में दिया है। तो आपको लगता है कि सारे देश की जनता, सारा राजनीतिक दल, सारी सेनाएं, अर्धसेनाएं सभी साथ है? और ये इंदिरा जी का भी देश है, ये राजीव गांधी का भी देश है, ये राहुल गांधी का भी देश है, ये देशराज वर्मा का भी देश है, पुष्पेंद्र चौधरी का भी देश है, हर नागरिक का देश है। देखिए, यही तो है भारत की परंपरा। जहाँ प्रजातंत्र है वहाँ सब निहित है। आज विपक्ष नहीं है इस बात में। विपक्ष क्यों नहीं चाहेगा? विपक्ष भी चाहता है कि देश में शांति और खुशहाली हो। विपक्ष भी चाहता है कि देश का सर्वोच्च विश्व में ना हो। विपक्ष भी चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो। तो सारे देश के जितने भी संगठन थे पूरे मोदी जी के साथ खड़े हो गए। ये मोदी जी की तो अहमियत है कि सबका साथ सबका विकास। देश पे आक्रमण हो रहा है, उसकी कैसे रक्षा की जाए। और आज मैं विपक्ष को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस दुख घड़ी में पूरा भारत का विपक्ष मोदी जी के साथ खड़ा है। ये है बड़प्पन की और भारतीय संस्कृति की पहचान। सर, अब भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, आप सारा श्रेय मोदी जी को भी देंगे या थोड़ा बहुत श्रेय भारतीय सेना को भी देंगे, क्योंकि कार्रवाई तो सेना ने की है? देखिए, मेरी बात सुनिए, काम कोई भी करो नेतृत्व को ही श्रेय जाता है, लेकिन भारतीय सेना जिस तरह से अब इन 20 सालों में जो काम हुआ है ना, आज हमारे जितने भी चीफ हैं उन्होंने जितने तरीके से काम किया, उनको क्या फ्रीडम किया है। पहले ये फ्रीडम नहीं थे, आज ये फ्रीडम है। तो फ्रीडम किसने किया? आपने, हमने, प्रजातंत्र ने, जनता ने किया। मोदी जी ने जब उनके योग्यताओं के अनुसार काम दिया, तो वो आज सेना सारी साथ है, और सेना साथ है तो नेतृत्व को धन्यवाद दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, नेतृत्व को धन्यवाद दिया जाएगा। सर, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। देश की जनता चाहती है कि भाजपा के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के कम से कम 4 टुकड़े तो कर ही दे। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय इंदिरा जी के साथ खड़े हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इंदिरा जी के साथ खड़ा हुआ था कि देश पे जब संकट आया तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है, ये आम देशवादी हैं। पार्टी बाद में है, पहले देश का निवास करने वाला वो पहले है, देश की सुरक्षा पहले। तो इंदिरा जी के साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। तो सर, गृह मंत्री जी कहते हैं मोदी जी का देश, ये क्यों नहीं कहते भारत की जनता का देश है, 100 करोड़ लोगों का देश है? देखिए, मोदी जी का, जो मोदी जी शीर्ष नेतृत्व में विश्व में जब सबसे बड़ा संगठन उसको चला रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति के निहित होगा। हाथी के पैर में सबका सिर कहते हैं। तो मोदी जी के साथ पूरी जनता खड़ी, इसलिए गृह मंत्री कहता है कि ये देश मोदी का है और मोदी जी का देश है, तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, पूरा देश एक, हाँ, आज पूरा देश मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं टीवी पर चैनल माध्यम से देख रहा हूँ कि आज मैं नहीं हूँ, आप किसी काश्तकार से, किसी गरीब से, किसी मजदूर से बात करिए, उसकी रगों में खून खोलता है कि यार मेरे देश पर आतंकवादी हमला हुआ है, मेरे देश के 26 लोग मारे गए। उसका बेचारे का लेना देना नहीं था, लेकिन उसको ये लगा कि आज सनातन धर्म पर आक्रमण हुआ है, कल किसी और पे आक्रमण होगा, तो देश का विघटन करने की जो ताकत है उनको कैसे विनाश किया जाए, उसके साथ ही खड़े हुए। सर, आम आदमी तो चाहता है कि और कार्रवाई हो और इलाज किया जाए पाकिस्तान में। देखिए पत्रकार महोदय, आम आदमी इस कार्रवाई से संतुष्ट हो सकता है, लेकिन अभी उनकी लालसा है कि इससे बड़ा हो, जिससे कि भारत का वर्चस्व पूरे विश्व में हो और आतंकवाद को खत्म करने में सबसे अग्रिम भूमि में रहे। यही आम आदमी चाह रहा है।
और वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सभी का मानना है कि इसके जरिए भारत ने करारा सबक सिखाया है। जन कल्याण सेवा समिति के सचिव प्रेमचंद जैन ने बताया कि भारत को इन पाकिस्तानी आतंकियों को इसी तरह सबक सिखाना चाहिए। भारत हमेशा से शांति चाहता है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब भी जरूरी है। पाकिस्तान में किसी भी तरह का नरसंहार नहीं किया गया, जनहानि नहीं हुई, किसी आम आदमी को कोई क्षति नहीं पहुंची। हमारा मकसद सिर्फ आतंकियों को ख़त्म करना है और आतंकियों के पनाहगारों को सबक सिखाना है। उसी दिशा में ये जो कार्रवाई आज रात की गई बहुत ही सराहनीय है। और अब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए, वहाँ के सिपह सालार को ये समझ लेना चाहिए, वहाँ की सेना के प्रमुख को ये समझ लेना चाहिए, वहाँ की राजनीतिक पार्टियों के या मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री तक को ये समझ लेना चाहिए कि भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा। कितनी बार हमले किए, लेकिन उसने छोटा मोटा स्ट्राइक करते हुए और अपनी बात को बताने की कोशिश की कि हमसे मत उलझो, हम मट्टी में मिला देंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और उसने पुनः ये पहलगाम का जो एक हमला किया है, हमारी बहनों के और बेटियों के जो सुहाग उजाड़े हैं, वो वास्तविक में निंदनीय हैं। इस कृत्य का जवाब, मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने जो दिया है और मैं समझता हूँ आगे भी देगी। अभी हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पर आतंकियों के जो गढ़ हैं उनको समाप्त करना और उनके पनाहगारों को समाप्त करना ही हमारा मेन मकसद और लक्ष्य है। उधर एडवोकेट ओमवीर यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यवाही का पूरा भारत इंतजार कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान का सेना प्रमुख गलत तरीके से बयानबाजी कर रहा था। अपने खुद के बच्चों को उसने विदेश भेज दिया और पाकिस्तान की जनता को यूं ही छोड़ दिया। देश का मुखिया होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत देश देख रहा था, एक एक दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मोदी जी कब करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे। आज वो दिन रात को आ गया है और मेरा कहना नियत थे जो 26 लोगों को पहलगाम में जाति धर्म पूछ के मारा है ना। अपने देश में तो यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आराम से रहते हैं, कोई इनको परेशान नहीं है। और वहाँ जो लोग पर्यटक घूमने के लिए गए थे, वो कायरतापूर्ण हमला हुआ, उस हमले का जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए। और मैं कहता हूँ इसी से नहीं रुकना चाहिए, पाकिस्तान को और सबक सिखाना चाहिए। जब तक वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाके माफ़ी नहीं मांगे, जब तक वो रोए चिल्लाए नहीं कि मेरे से गलती हुई है, इसलिए इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वहाँ का सेना प्रमुख इस तरह से बयानबाजी कर रहा था, अपने बच्चों को उन्होंने विदेश में भेज दिया और पाकिस्तान की आम जनता को मरने के लिए सामने छोड़ दिया। तो मैं एक निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आम जनता को तो नुकसान नहीं पहुँचाए, चाहे वो हिंदुस्तान की जनता हो चाहे पाकिस्तान की। आम जनता को हित को ध्यान रखते हुए इन जो दहशतगर्द हैं, जो इस तरह की अंजाम देते हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनके ऐसे ठिकाने नष्ट किए जाएं जो दोबारा पनपे नहीं। इस तरह से मेरा आपके चैनल के माध्यम से। वहीं एडवोकेट शब्बीर खान के अनुसार आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना जरूरी है। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देश में जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकी हमले करवाए जाते हैं, दहशतगर्द वो है, आतंकवादी वो है जो जाति मजहब और धर्म के नाम पर इंसानियत का कत्ल करता हो, वो चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे वो विदेशी हो। और ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को चुन चुन कर हमारी भारत सरकार को जो सिंदूर युद्ध सिंदूर के नाम से जो चलाया जा रहा है, ये वाकई एक गंदगी को साफ करने का सफाई अभियान है और ये होना चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मोदी सरकार की हम सराहना करते हैं और हमारी जो सेना है वो काफ़ी सबल और ताकतवर है। उनके लिए हमारी तन मन और धन से हमारा साथ है और बिल्कुल ये गंदगी भारत देश के अंदर से दहशतगर्द आतंकवादों को ख़त्म करना है और बाहर से भी पाकिस्तान जैसे चिरकुट जो देश है
और इनको अगर मैं कहता हूँ कि 20 करोड़ जनता है और या 1.25 अरब जनता भारत की है, अगर ये अपनी पे जिस दिन आ जाएंगे उस दिन पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। वहीं भारतीय सेना पर सभी को गर्व है। उधर युवा राजन शर्मा का कहना था कि हमारे 27 बहन भाइयों को धर्म पूछकर मारा गया, ऐसे आतंकवादियों को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मोदी जी पिछली बार तो इंदिरा गांधी ने लाहौर तक जाके फिर वापस लाहौर उनको दे दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि इस बार ऐसी गलती ना करें। इस बार आप पूरा पाकिस्तान अपने पास वापस ले आएँ। जैसे पीओके, अभी आपने पीओके के ठिकानों पर ही हमला किया है। बाकी मैं चाहता हूँ कि ये जड़ से ख़त्म होना चाहिए आतंकवाद। जो हमारे 27 हिंदू बहन भाइयों को इन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, आप भी बता दें कि अपना धर्म है क्या, आखिर हम हैं क्या, हम किसकी संतान हैं। हमारा धर्म हमारे राष्ट्र की रक्षा करना है और हम राष्ट्र की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी समझे बैठे हुए हैं। ये इनकी गलत फहमी है। कुछ गद्दार इस देश में भी हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं, उनको भी वापस पाकिस्तान भेजा जाए। यही मेरी अपील है कि सारा देश एकजुट रह के। ये बार बार जो पाकिस्तान धमकी दे रहा है, बौखलाया पड़ा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतलब भारत कहाँ तक पहुँच सकता है? पाकिस्तान की बौखलाहट तो इसलिए है कि वो उनके जो पाले हुए आतंकवादी हैं, उनके ऊपर ही उनका देश चलता है। उनकी जो पूरी इकोनॉमी है उसी पर टिकी हुई है। पाकिस्तान को जो कमा के देते हैं वो आतंकवादी ही कमा के देते हैं। अब उनको ये डर है कि हमारे आतंकवादी जब मारे जाएंगे तो इस देश का क्या होगा। वैसे ही वो कंगाली की हालत में है और कटोरा लेके सब्जी के भीख मांगता हो फिर रहा है सारे देशों के बीच। वो ये चाहता है कि ये आतंकवादी ना मरें और हमारा खेल ऐसे ही चलता रहे, हम लोगों को मारते रहें और पैसे कमाते रहें। तो मोदी जी से क्या आशा रखते हैं अपन? मोदी जी से मुझे पूरी आशा है। मोदी जी एक दृढ़ नेतृत्व के साथ आगे चले हैं। उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि इस बार पूरा जो आतंकवाद का है खात्मा करना है। और मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि मोदी जी इस काम को बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। मोदी जी जो शहर की तरह धाड़ रहे हैं टाइगर की तरह, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी आज देश आपके पूरी तरह साथ है। आपको जरूरत पड़े हर पूरा बच्चा भी आपके साथ है। आप पूरा पाकिस्तान ही लेके आए। पीओके की बात नहीं है। आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करें। बहरहाल इस करारी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सभी में जोश और गर्व दिखाई दे रहा है। उधर अलवर में बुधवार को दिन भर मॉक ड्रिल की तैयारी चलती रही। साथ ही जिले के सभी अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए सिविल डिफेंस की टीम मिनी सचिवालय में लगातार तैयारियों में जुटी रही। शाम को ब्लैकआउट करने का निर्णय इसलिए लिया गया जिससे मॉक ड्रिल के दौरान आपात स्थिति का अभ्यास वास्तविक रूप में किया जा सके। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना और अधिकारियों की तत्परता की जांच करना है। अधिकारियों ने मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा लोगों को अपने यहाँ हर तरह की लाइट पूरी तरह बंद करने सहित कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। वहीं अलवर के सामान्य चिकित्सालय में मॉक ड्रिल का अभ्यास करने के दौरान अस्पताल प्रशासन मुस्तैद रहा। इस दौरान हूटर बजाती हुई 4 एम्बुलेंस में एनडीआरएफ द्वारा घायलों को भर्ती कराया गया और तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसे देखने के लिए अस्पताल में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।
कि अलवर में मॉक ड्रिल के साथ ही हवाई हमले से बचाव का अभ्यास किया गया है। इसके लिए शाम 7:45 बजे से ब्लैकआउट के निर्देश दिए गए। अलवर में यह मॉक ड्रिल डी मार्ट परिसर में दोपहर बाद 3:55 पर शुरू हुई। सायरन बजाकर बड़ी घटना घटित होने की सूचना दी गई। इसके बाद अलवर जिला प्रशासन की टीमें तुरंत सक्रिय हो गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के नेतृत्व में सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के 200 से अधिक जवान मौके पर पहुंचे। अभ्यास के दौरान आपातकालीन सेवाओं की मुस्तैदी को परखा गया। मॉक ड्रिल के तहत डी मार्ट के अंदर 15 लोगों को डमी के रूप में घायल अवस्था में दिखाया गया था, जिन्हें सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। इस दौरान नागरिकों को बताया गया कि हवाई हमले की स्थिति में खुद को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। उल्लेखनीय है कि बुधवार शाम 7:45 बजे से रात 8 बजे तक अलवर में ब्लैकआउट का निर्देश भी जारी किया गया। इसमें बताया गया कि जैसे ही सायरन बजे, अपने घरों की लाइट और सड़कों पर चल रहे वाहनों की हेडलाइट बंद कर दें। इसका उद्देश्य यह है कि संभावित हवाई हमले में शत्रु को नागरिक आबादी का स्थान पहचान में न आए। वहीं डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने मॉक ड्रिल को सफल बताते हुए कहा कि ऐसे अभ्यास नागरिकों और प्रशासन को आपात स्थिति में तत्परता और सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हैं। आज भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में मॉक ड्रिल की कार्रवाई की गई थी। ये मॉक ड्रिल हमें इस प्रकार की गई थी कि जिले में किसी एक जगह पे एयर स्ट्राइक की गई हो, इसको सिमुलेट करना था। तो हमने जो सबसे ऊंची इमारत और ज़्यादा लोग जहाँ रहते हो वो सोचते हुए डी मार्ट को फाइनलाइज़ किया था। इसमें 3:55 पे हमें एयर सायरन्स के माध्यम से ये जानकारी मिली। सायरन्स की भी 2 तरह की ध्वनि थी, वो हमने मॉक ड्रिल में प्रिपेयर किया। और फिर हमें कंट्रोल रूम से कॉल आना शुरू हुआ। जो भी हमारे इंसिडेंट रिस्पांस कमांडर्स थे, 12 तरह की सुविधाएं हैं जिनके OICs होते हैं एक सिविल डिफेंस प्लान के माध्यम से। उन सब के कार्यों की आज एक प्रिपरेशन, एक तैयारी की समीक्षा की गई है। हम यहाँ आए, यहाँ 15 लोगों सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को ही 15 मृत बॉडीज़ दिखाई गई। उनको कैसे इवैक्यूएट करना है, फायर कैसे बुझाना है, अंदर से एक रास्ता खुला कैसे रखना है, परिसर कैसे सैनिटाइज़ करना है, इन सब चीज़ों में हमने अपनी तैयारी की एक बार समीक्षा की। रिस्पांस टाइम्स देखे, कौन से उपकरण काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कार्रवाई आज की गई है। इसकी पूरी गहन समीक्षा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट स्टेट और सेंटर तक भी भेजी जाएगी। कर्मचारी मैम, कैजुअलिटी क्या रही मैडम? कैजुअलिटी 15 लोगों की रही इसमें। और उनको कैसे हम अपनी सारी सहायता, जो हमारी 12 प्रक्रियाएं हैं उनके तहत कैसे उनको रबल से निकाला, पहुंचाया, हॉस्पिटल की दूरी कितनी दूर है, रास्तों में कोई ऐसा इशू तो नहीं है, उपकरण कैसे हैं जिनसे फायर बंद हो सकता है नहीं, ये सब हमने देखा। कहीं कोई बड़ी ऐसा लगा कि किसी तरह में बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है कि ओवरऑल? अभी इसकी समीक्षा अभी की जाएगी। हमारा पूरा एक फॉर्मेट है, अभी जाके हम इसकी समीक्षा करेंगे। जो उपकरण हमें चाहिए, हमने स्टेट को एक प्रिलिमिनरी सूची कल ही भेजी थी, आज हम इसके बाद दोबारा भेजेंगे और इस तरह इस प्रिपरेशन को देना है। तुलना में किस तरह डिफरेंट है? कितने लोगों की टीम, अधिकारी? हाँ, ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये एक एयर स्ट्राइक को सिमुलेट किया पहली बार। और सारी जो हमारी एंसिलरी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस हो, फायर हो, रबल से निकालने की हो या डेड बॉडी डिस्पोजल की हो, सबको हमने इसमें एक्टिवेट किया। और एक शेल्टर बना के पूरी तरह से कि यदि बिल्कुल ही वॉर की स्थिति हो जाए तो कैसे करना है, इसको सिमुलेट किया था। और इसमें हमें 200 तो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रहे, इससे ज़्यादा होम गार्ड्स, SDRF, कॉमन जनता से जो हमें वॉलंटरी लोगों का सहयोग मिला, सबको इंक्लूड करके काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन मिला है। तो हम उसी को एक बार एनलिस्ट करके फ्यूचर में ऐसा जब एक्चुअली कुछ ऐसा हो उसके लिए अपने प्रिपरेशन के बाद क्या सावधानियाँ आगे और बढ़ती जाएंगी, किस तरह से प्रशासनिक अमला अलर्ट रहेगा? ये मॉक ड्रिल इसीलिए की गई थी कि हम अपनी कमियां जान पाएँ। आज जैसे ही मैं असेस करूंगी रिस्पांस टाइम कितना रहा, पहली गाड़ी को आने में कितना समय लगा, इन्हीं पे हम आगे काम करेंगे कि क्विक रिस्पांस। मॉक ड्रिल को लेकर जो कैजुअलिटी हुई उसकी वजह नहीं जान पाए लोग कि क्या वजह थी, सीधे बाहर आ गए वो। हाँ, तो ये वजह तो वही होती है, एयर स्ट्राइक में फायर और सफोकेशन वजह होती है। तो हमने तो उसी की आज प्रैक्टिस की क्योंकि ये सेंटर से आदेश थे कि एयर स्ट्राइक को सिमुलेट करना है। हाँ, ब्लैकआउट भी जो अभ्यास है वो 7:45 से 8 बजे तक का अलवर ज़िले का है। इसमें ये टोटली वॉलंटरी एक्सरसाइज है, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। इसमें कोई ग्रिड से बिजली नहीं काटी जा रही है। केवल मात्र जनता से ये अपील की गई है कि आप अपने अपने घरों की लाइट, अपनी गाड़ियाँ, अपनी सारे उपकरण बंद करके 15 मिनट रहें, क्योंकि एक्चुअल एयर स्ट्राइक में लाइट्स नहीं जलनी चाहिए जिससे कि ये पता चल सके कि आबादी कहाँ है। तो आज हम उसी का एक मॉक प्रिपरेशन करने वाले हैं। अलवर में 117 बांग्लादेशी डिटेन किए गए हैं। पहचान और वापसी का अभियान जारी है।
कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत पूरे देश में इनकी पहचान की जा रही है, साथ ही उन्हें वापस उनके वतन भेजा जाएगा। जिले में विशेषकर बांग्लादेशियों की धरपकड़ का अभियान जारी है। अब तक पुलिस ने जिले के विभिन्न इलाकों से 117 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया है। इनमें बच्चे, महिलाएं और युवा भी शामिल हैं, जो अधिकतर ईंट भट्टों पर काम कर रहे थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय डॉक्टर तेजपाल सिंह ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अब तक जिले के रामगढ़, राजगढ़ और बगड़ तिराहा क्षेत्रों से इन बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस का अभियान यही नहीं रुका है। पुलिस ने जानकारी दी कि ईंट भट्टों पर बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक कार्य कर रहे थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वे भारत में कैसे दाखिल हुए थे, साथ ही यहाँ उनके पास कोई वैध दस्तावेज हैं या नहीं। जैसा आपको ध्यान ही है, पूरी स्टेट वाइड ये ड्राइव चल रहा है बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करने का। तो अलवर जिले में भी हमारे सभी थानाधिकारीगण, सीओ साहबान सभी लगे हुए हैं। अभी तक हमने 3 थाना क्षेत्रों में 117 बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया है। वो सभी लोग एज ए फैमिली रह रहे हैं और काफ़ी समय से रह रहे हैं। ईंट भट्टों पे काम करते हुए पाए गए हैं, जिसमें से बगड़तरा थाना क्षेत्र में 47 और मालागढ़ा थाना क्षेत्र में 38 और राजगढ़ थाना क्षेत्र में 32। टोटल 117 बांग्लादेशी अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन सभी को जेल भेजा जाएगा या उनके देश भिजवाया जाएगा? बेसिकली जो सरकार ने प्रक्रिया बना रखी है उस हिसाब से उनका इंटरोगेशन हो रहा है और फिर जो कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद में इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। वहाँ से भी सरकार के स्तर पर निर्णय होगा इनको भेजने का। बिल्कुल शहर की जो पुलिस है उसको भी डायरेक्शन दिए हुए हैं और यहाँ भी चेक कर रहे हैं कोई मिलेगा। जैसे ये जो अभी तक मिले हैं सब फैमिलीज में निवास कर रहे हैं सभी लोग और ईंट भट्टों पर लगातार काम कर रहे हैं पूरा, है ना। तो इन पर भी इनसे भी पूछ रहे हैं और कोई सूचना आएगी उसके आधार पर शहर में मिलेंगे, उनको भी डिटेन करके ये कार्रवाई की जाएगी। अलवर में चमेली बाग और अखेपुरा मोहल्ले के लोगों ने बोरिंग गहरी नहीं करने पर प्रदर्शन कर धरना दिया। ये लोग वापस लौट रही मशीन के आगे खड़े हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहल्ले में 4000 घर हैं और 2 महीने से पानी की समस्या है। यहाँ मशीन बोरिंग को गहरी करने आई थी, लेकिन यह कार्य किए बिना वापस लौटने लगी। ऐसे में विरोध जताया जा रहा है। उधर कर्मचारियों ने बताया कि पानी के प्रेशर के कारण बोरिंग के नीचे के पाइप कट गए हैं। ऐसे में यह बोरिंग ठप हो चुकी है और अब नई बोरिंग करवानी होगी। पानी आ रहा था, इनने गहरी करने के लिए उसको 2 बार मशीन लगा दी, फिर उसमें पानी आने लग गया। फिर अभी इनने दोबारा लेकर आए मशीन को, हम 10-15 दिन में लेके आए तो इन्होंने खराब बता दी, उसको बोरिंग खराब बता दी। तो हम इसको ले जाने नहीं देंगे मशीन को जब तक हमारा पानी नहीं आएगा ना, जब तक हम इसको ले जाने नहीं देंगे। पहले खूब कैलाश चंद अधिकारी, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। दोनों दे दिए, लिखित में भी और मौखिक भी। महीने से ऊपर हो गए हैं और पानी की यहाँ बहुत तगड़ी समस्या है। कोई किल्लत बताइए, कोई सुनवाई नहीं है। अब आइए गाड़ी झूठ फेंका कर जा रही है कि पानी नहीं है इसमें, और जबकि पानी अथास है इसमें। ये कारण है और कुछ कारण नहीं है पानी का। जब तक पानी नहीं करेगा जब तक हमें गाड़ी को जाने नहीं देंगे। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में मकान को लेकर कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार शेर सिंह जाट और उनके चचेरे भाई बने सिंह के बीच मकान को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद संघर्ष शुरू हो गया। वहीं झगड़े को शांत कराने पहुंचे पड़ोसियों पर भी हमला कर दिया गया। इस संघर्ष में करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें भूप सिंह जाट, झुन्नी, कैलाश, जगमोहन, हेमलता, भारत, संपत और खुद शेर सिंह शामिल हैं। सभी को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय लाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही गांव में पुलिस तैनात की गई है। 2 भाई में झगड़े हो रहे, बीच बचावा कर गया तो दूसरा पक्ष में दादागिरी कर रखा, उठा लठ दे पड़ा, बीच बचावा कर बड़ा में और सड़क भिड़ गए। हल्ले दिया ने 2-3 कांड कर दे, गांव में मर्डर कर दूसरी बैरबानी को भंग लिया, गांव में राख रही खुल्लो दादागिरी कर रहे, गांव में जीव आराम कर रखी, आतंकवाद कर रखी। क्या नाम है इसका? इसका नाम शेर सिंह। कितने लोग हैं ये 5-7 आदमी साहब। क्या नाम है? भारत है, संतो है, ये कोई बैरबानी का नाम ना जाने। हेमलता। हाँ तो सब बीच बचावा गया है तो
बचता अभियान में लक्ष्य दे रहा है, तो घायल होगा और क्या होगा। ये कह रहे हैं कोई जमीन विवाद है। हमारा कोई जमीन का विवाद नहीं, हमारे कुटुंब परिवार में कोई जमीन का विवाद है। हमारे को लेन देन है जमीन। इनके कितने घर से दूर रहते हो आप? जस्ट पड़ोस में है, पड़ोस में बीच बचाव को फर्ज बनाए बचावा को। दोनों भाई में लक्ष्य बच रहे। जब सुबह क्या हुआ था? सुबह इन दोनों भाई में झगड़े हो रहे, कोई बाउंड्री के ऊपर मकान के पे। अब लक्ष्य बच रहे, हम बीच बचाव चले गए। दोनों भाई में वो हमारे देव लग गयो। अच्छा, आप बीच बचाओ। हाँ, दोनों सगे भाई लड़ रहे थे। हाँ, दोनों सगे भाई जहाँ में ट्राई करो ताव का है। अच्छा, पूरा किस हथियार से किया? फरसीर, लाठी। अलवर के मुंगस्का में लोहे की परात में खाद भर रहे युवक को 11,000 केवी की लाइन से करंट लग गया। यह युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल शेर सिंह ने बताया कि वह रुद्र शाहपुर का रहने वाला है और अपने गांव से मुंगस्का खाद लेने गया था। तभी पास से गुजर रही विद्युत लाइन से लोहे की परात छू गई और करंट आ गया। जी भैया बताइए, क्या नाम है आपका? शेर सिंह। कहाँ के रहने वाले? रुद्र शाहपुर का। क्या हुआ था बताइए। ये खाद ले आया अलवर मुंगस्का में। जैसे खाद ऊपर जब मारा तो बगल में ही लाइन और लकड़ी दूर से खींच लिए। 11,000। कौन सी लाइन थी? कौन सी लाइन थी? 11,000। अच्छा, खाद का काम कहाँ कर रहे थे आप? मुंगस्का में। मुंगस्का में क्या था? खाद भर के ले जा रहा घर। अच्छा, गाँव के लिए? हाँ, गाँव के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जैसे ऊपर पर आते जमाने को नहीं पकड़ ले रहे थे। खानपुर अहीर और अजरका के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। सहायक पुलिस उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति के कटने की सूचना मिली थी। मृतक की उम्र करीब 30 साल है। 4/5/2000 को समय करीब 7 बजे सुबह स्टेशन मास्टर अजरका ने बताया कि एक व्यक्ति की लाश अजरका व खानपुर अहीर के मध्य लाश पड़ी हुई है, जिस पर मैं जाब्ता के पहुंचा। मृतक के वारसां की तलाश की गई। मृतक के पंचानवा गाड़ी जाकर मृतक की लाश वारसां की तलाश में राज्य के चिकित्सालय सैटेलाइट हॉस्पिटल में रखवाई गई, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। शरीर दुबला पतला और सिर के बाल लंबे, दाढ़ी बड़ी हुई, जिसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। कोई आधार कार्ड वगैरह? आधार कार्ड कुछ नहीं मिला। उसके जेब के अंदर 4 भांग के 2 टैबलेट मिली। अलवर शहर के 60 फीट रोड शिव कॉलोनी में मंगलवार देर शाम को 28 वर्षीय विवाहिता निशा सैनी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसे लेकर पीहर पक्ष वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। निशा सैनी के भाई उमेश ने बताया कि काफी दिनों से देवरानी और जेठानी का झगड़ा चल रहा था। उन्होंने पूर्व में निशा के मुंह पर तकिया लगाकर जान से मारने की कोशिश के आरोप भी लगाए। पीहर पक्ष के अनुसार मंगलवार शाम निशा को मारकर पंखे से लटका दिया गया। मृतका के भाई ने यह भी कहा कि लाश लेकर लौट रहे ससुराल वालों की गाड़ी रुकवाकर जब उसने विरोध किया तो हाथ पैर बांध दिए गए। हालांकि ससुराल पक्ष ने आरोपों को नकारा है। वहीं पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। कल रात को कोई दिन में झगड़ा हुआ था इनका। दिन में झगड़ा हुआ कि नहीं, तू तार में हो, इसी इनकी जाने क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मेरे को कोई पता नहीं था। अदरवाइज मैं अपने घर पे था। घर पे से मैं अपने सीधा काम पे चले गया। काम पे से मैं शाम को 6:30 पौने 7 बजे गया था। पौने 7 बजे मेरी बड़ी बहन का फोन आया था। नको नीसू ने सुसाइड कर ली, नको फांसी पे लटकी हुई है। अभी इनको पता नहीं है फांसी पे इन्होंने लटकाया है, उन्होंने वो करा है और मेरे को कुछ नहीं है। उन्होंने ही फांसी पे लटकाया है, क्योंकि वहां का कोई सबूत नहीं मिला है। सारे सबूत खत्म कर चुके हैं। ये जो है 3 बजे बच्चा तैयार होगा ट्यूशन के लिए और 4 बजे वो गए हैं। मम्मी ने चाय पानी रोटी पानी खिलाई है खूब बढ़िया तरीके से। तुम बेटा स्कूल हो आओ। और फिर वो 4 बजे आए छुट्टी करके 1 घंटा, वो 5 बजे आए। 1 घंटा बाद में तो साहब वो जो है वहाँ देखी घर पे आके मम्मी गेट ना खोल रही। उनको बाबा एक बार चल के देख लो। तो वहाँ चल के देखा तो वो गेट बंद था। अंदर से कुंडी लग रही थी। मैंने तुरंत ही बच्चा को फ़ोन कर दिया, दिनेश को। मन की लाला एक बार आ जाए, भोटिया भाई उसको ना खोली गेट को। जब हमारे लालो आए वहाँ ने वो धक्का देके और कुंडी तोड़ी।
पीयर पक्ष तो आरोप लगा रहा है कि भाई फांसी से लटकाया है, ऐसे नहीं। लड़ाई चल रही थी, पारिवारिक झगड़ा था उसमें एक मिनट। उसमें क्या है, वो लटकी हुई थी जब हमारे लाला ने उतारी है। फिर जो झगड़ा बता रहे हैं, क्या मामला था? ये झगड़ा तो साहब नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा लेना देना नहीं। अब घर में 5 बर्तन तो थोड़ा घना भिड़ी जाते हैं, कोई ऐसा नहीं ले भाई दे ली होगी हो, ऐसी कुछ बात नहीं। खाली हवन पे बैठने के लिए थोड़ा ये विरोध हो गया बस। एक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस से भाई ले गए थे साथ रुकवा दी एम्बुलेंस मन्ना के रोड पे। हाँ, मन्ना के रोड पे रुकवाया था। हाँ, अब देखो अस्पताल से मना कर दिया तो वहाँ घर पे तो ले जाएंगे साहब, खाई ये कह रहा है पोस्टमार्टम में झगड़ा हुआ था, हाथ पैर बांध नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, भगवान तक। अलवर में शनिवार को दशहरा मैदान पर शाम 7:15 बजे से श्री श्याम वंदना महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। श्री श्याम सेवा समिति के प्रवक्ता नीरज जैन ने बताया कि इसमें मुख्य अतिथि श्याम प्रभु खाटू धाम होंगे, जबकि बाबा की अखंड ज्योत प्रज्वलन प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर कृष्णा चैतन्य मोहन आचार्य करेंगे। इस आयोजन में देश के जाने माने भजन गायक प्रस्तुतियां देंगे। वहीं अनेक प्रमुख राजनेताओं और अन्य गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहीं इस मौके पर संरक्षक विमल कुमार जैन, तिलकराज झांब, राजेंद्र चौधरी, कमलचंद जैन, अध्यक्ष रूपेश जैन, महामंत्री जयप्रकाश जैन, कोषाध्यक्ष भुवनेश विजय, मीडिया प्रभारी प्रशांत गुप्ता और कीर्तन संयोजक मनीष जैन आदि मौजूद रहे। श्याम परिवार सेवा समिति का ये 13वां भव्य श्याम वंदना महोत्सव दशहरा मैदान पर अलवर में 10 मई को आयोजित हो रहा है। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाइयों से निवेदन है कि इसका अधिकाधिक प्रचार करें। ये पूरी टीम पिछले बहुत लंबे अरसे से, लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय हो चुका है जब से ये जो जागरण का कार्यक्रम है उसको आयोजित करती है। ये इस बार का जो आयोजन है, ये 13वां आयोजन इनकी तरफ से किया जा रहा है। निसंदेह इस तरह के आयोजन में अगर कोई निरंतरता रहती है तो उसके पीछे एक टीम भावना, एक कमिटमेंट और एक जवाबदेही होती है किसी आयोजन को करने के लिए। तो पूरी ये टीम इसके लिए शुभकामना और बधाई की पात्र है और विश्वास है कि जिस तरह से पूर्व में भी इन्होंने ये आयोजन अत्यंत सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं, इस बार पुनः जैसा कि भाई मनीष जी ने अभी अवगत कराया कि काफ़ी इसमें 56 भोग आदि की या जो खाटू श्याम जी से या तिजारा से भी जो इसके पीठाधीश्वर आ रहे हैं, तो उन सभी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम निश्चित रूप से पूर्व के वर्षों से भी और ज़्यादा उत्कृष्ट रूप में आयोजित होगा। और आप सभी से आग्रह है कि इस संदेश को अधिकाधिक लोगों तक आप प्रसारित करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस श्याम जागरण का अधिकाधिक लाभ ले सकें। श्याम वंदना महोत्सव दशहरा मैदान में 10 मई 2025 को सायंकालीन 7:15 बजे से होने जा रही है। तो मेरा मीडिया परिवार से निवेदन है कि इसकी 10 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में कवरेज करें, जिससे कि अलवर वासियों को श्याम परिवार सेवा का गुणगान करने का और उनके भजन सुनने का लाभ मिल सके। श्री श्याम परिवार सेवा समिति द्वारा पिछले 13 वर्ष से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है। बीच में कोविड टाइम में 2 साल गैप हुआ था, लेकिन लगातार प्रोग्राम ये चल रहा है। अब की बार 13वां प्रोग्राम है। इसमें रेशमी शर्मा समस्तीपुर से, माधवी शर्मा वृंदावन से और संजय पारीक जयपुर से भजनों की रसगंगा बहाएंगे। अलवर में रामायणी हनुमान मंदिर के नीचे स्थित सदाशिव मंदिर का प्रथम स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष और महंत शरद मिश्रा के अनुसार 9 मई को सुबह 8 बजे रामायण पाठ प्रारंभ होगा। वहीं ध्वज यात्रा शाम 4:15 बजे निकाली जाएगी। इस मंदिर में बाबा भोलेनाथ सहित भगवान परशुराम, राधा कृष्ण, माता रानी और हनुमान जी की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। यहाँ 10 मई को सुबह 9:15 बजे हवन एवं 12 बजे से भंडारा होगा। जिला कुश्ती संघ की ओर से मंगलवार शाम इंदिरा गांधी स्टेडियम में अंडर 17 वर्ष कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें कई रोमांचक मुकाबले हुए। महिला वर्ग 40 किलोग्राम वर्ग में रिंकी पटेल, 45 किलोग्राम में निकिता और 57 किलोग्राम में करुणा प्रथम रही। साथ ही विभिन्न वर्गों में समून खान, ललित कुमार, मुस्तलिम, अयान, साबिर, हंसराम, मोहन, शोएब और समीर प्रथम रहे। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि अलवर डीएसटी इंचार्ज हरविलास चौधरी और चूड़ी मार्केट व्यापार संघ अध्यक्ष धर्मपाल तंवर थे। इस दौरान जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा भी उपस्थित रहीं, जबकि कुश्ती निर्णायक हाजी अलवर पहलवान थे।
इसके अलावा पूर्व राजस्थान केसरी मलखान पहलवान आदि की मौजूदगी रही। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के उपलक्ष्य में गुरुवार को कैंप लगेगा। दक्ष वेलफेयर सोसाइटी एवं रोटरी क्लब अलवर शौर्य द्वारा निशुल्क हेल्थ एवं दंत जांच शिविर का आयोजन शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। सोसाइटी अध्यक्ष अनिल कुमार के अनुसार यहां कई प्रकार की जांचें निशुल्क की जाएंगी। साथ ही डेंटिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता बच्चों के दांतों की निशुल्क जांच करेंगे। वहीं क्लब अध्यक्ष सुनीता मित्तल सहित अन्य पदाधिकारी उपहार देकर मनोबल बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को आयोजित होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष अनंत भंडारी ने इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं विवाद पूर्व अन्य प्रकरणों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी द्वारा पदभार ग्रहण करते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय एवं जिला न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया गया। उधर लोक अदालत को लेकर 8 मई को बैठक होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि लोक अदालत का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। अलवर के स्कीम 4 स्थित गर्ल्स आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस दौरान बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपनी स्वयं की रक्षा करने के टिप्स दिए गए। वहीं जानकारी दी गई कि सेवा भारती की ओर से बाल संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं। कि समाज में हमें ऐसा लगा कि जो किशोरियों के साथ आजकल दुराचार हो रहे हैं, दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, साथ ही उनके साथ शोषण हो रहा है, घर में ही वो परेशान हैं और वो डर के मारे किसी से कुछ कह नहीं पाती। अगर अपने माता पिता से कहती हैं तो कहते हैं चुप रहो, ये तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, उनको वहाँ दबा दिया जाता है। इन सबको देखते हुए हमें लगा किशोरियों को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने पिछले साल से ही किशोरी विकास केंद्र सप्ताह में एक बार 2 घंटे का समय लेकर खोला, जिसमें हमारे जो प्रशिक्षित महिलाएं हैं सेवा भारती की, उनकी देखरेख में चलाए जाते हैं। आज वो 10 चल रहे हैं विभिन्न बस्तियों में, लेकिन हमारी इच्छा है कि इसको हर बस्ती में खोला जाए, जिससे किशोरियाँ जागरूक हों और वो खुलकर अपनी बात कह सकें। उसके लिए हम उनको स्वस्थ रहने के लिए योग सिखाते हैं, आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं जूडो कराटे और नृत्य के माध्यम से। उसके अलावा हम उन्हें स्वावलंबन बनाने के लिए सिलाई, मेहंदी प्रशिक्षण और पार्लर का कोर्स सिखाते हैं। और भी हमारी बहुत सारी विभिन्न डॉक्टर्स हैं, जैसे उनके स्वास्थ्य के संबंध में समय समय पर उनकी जांच कराते हैं और उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, आयरन की मान लो उनमें कमी है तो उनको कुछ तो नेचुरल चीज़ें बताते हैं और कुछ अगर दवाई देने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी देते हैं। एटीएल परिवार की ओर से बालाकिला बफर जोन के जंगल में वन्यजीवों के लिए पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। इस मुहिम को लोगों ने सराहनीय बताया, साथ ही कहा कि इससे विभिन्न संस्थाओं को जोड़ना चाहिए। टैंकरों से वन्य जीवों को जंगल में ही पानी उपलब्ध हो रहा है। जी, जो ये एटीएल परिवार की ओर से जो पानी के टैंकर की जो मुहिम चला रखी है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे वन्य जीवों के लिए? साहब देखो, ये बहुत अच्छी से वो चल रहा है, वन्य जीवों को कहीं भटकना नहीं पड़ता है पानी के लिए। ये बहुत, मैं तो ये कहता हूँ और भी जुड़ो इससे, बहुत बढ़िया है ये साहब। और लोगों को भी जुड़ना चाहिए, और लोगों को भी जुड़ना चाहिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। जी, जो वन्य जीवों के लिए जो पानी की मुहिम चला रखी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये अच्छी मुहिम है, काफ़ी दिनों से ये चल रही है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ और भी जो एनजीओ हैं वो उनको आगे से आगे आकर और सहयोग करे, जो जाकि वन्य जीवों को शहर की ओर न जाना पड़े और पानी आसानी से यहीं मिल जाए। अलवर शहर के स्कीम 8 स्थित श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में अनेक निर्माणों का लोकार्पण हुआ। अध्यक्ष अशोक जैन द्वारा मिनी थिएटर, 3 मंजिला लिफ्ट सहित अन्य निर्माणों का लोकार्पण किया गया। प्रदीप कुमार जैन ने बताया कि मिनी थिएटर का उपयोग शिक्षा के साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी किया जा सकेगा। इसके अलावा 3 मंजिल तक आने जाने में विद्यार्थियों और स्टाफ को लाभ मिलेगा। ये आज जैन बीएड कॉलेज अलवर में हमारे जो बीएड कॉलेज के अध्यक्ष अशोक जी के द्वारा ये लोकार्पण किया गया है। लिफ्ट लगाई गई है और ये जो भवन बनाए हैं, ऊपर भी 2 मंजिल का भवन बनाया है। ये नया जो निर्माण किया है उसका लोकार्पण हमारी बीएड की जो पूरी कमेटी है उनके द्वारा किया गया।
तरह से कितना लाभ मिलेगा, कितना सुविधा होगी? इससे बच्चों को तीसरी मंजिल जाने आने में सुविधाएं रहेगी, समय का वो रहेगा और जो स्टाफ है उसकी मॉनिटरिंग पूरी होती रहेगी। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769,
and 9414019768. डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर द्वारा सख्त निर्देश दिए जाने के बावजूद माचाड़ी में सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पंचायत सिर्फ कागजों में सफाई करवा रही है। रघुवीर सैनी और कालूराम सैनी सहित ग्रामीणों ने बताया कि 5 वर्षों से साफ सफाई नहीं होने से नालों में मच्छर पैदा हो रहे हैं। जिला कलेक्टर के कहने के बावजूद कस्बे में साफ सफाई नहीं हो पाई है। लोगों का आरोप है कि किसी के घर के सामने सफाई देखकर उस जगह की फोटो वीडियो बनाकर कागजों की पूर्ति कर ली जाती है। इसे कार्यालय में भिजवाकर बजट उठा लिया जाता है। इसी तरह नरेगा में भी फर्जी मस्टरोल का कार्य होता है। वहीं इसे लेकर BDO से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मैं कई बार सरपंच से भी अवगत करा चुका हूं कि हमारी नालों की सफाई करवाओ। सरपंच कहता है अभी बजट आया हुआ है, करवाएंगे और फिर ये नाला की हालत देख लो, गर्मी चल रही है, मच्छरों का कितना, लोग बाग बाहर सोते हैं, लाइट नहीं आती है रात को और मच्छरों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और मैं कई बार अवगत करा चुका हूँ सरपंच को, सारा नाला की सफाई करवाओ और नाला को ढकवाओ नाले को। वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी को इस वर्ष भी वीर तेजाजी के सुमेल स्थित धार्मिक प्रांगण में भजन, सत्संग, हवन, यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं वीर तेजाजी महाराज के गायक, कलाकार, बाबा के सेवक और पुजारी भी मौजूद रहे। पूर्व सरपंच करण सिंह चौधरी ने बताया कि वीर तेजाजी के समस्त भक्तों के सहयोग से हर वर्ष धार्मिक आयोजन किया जाता है। वीर तेजाजी महाराज का मंदिर है। ये शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी को हमेशा लगता है और यहाँ पे ये सर्प दंश के ये विशेष प्रकार के रोगी आते हैं, यात्री, उनका अच्छे तरीके से इलाज होता है। बाबा की मेहरबानी है, सब पे कृपा बना के रखता है और भंडारा प्रसादी का वितरण होता है। वहीं बड़ी संख्या में बाबा के भक्त मौजूद रहे और भंडारे का आयोजन भी किया गया। वैशाख शुक्ल पक्ष
10वीं को यहाँ हर वर्ष धार्मिक आयोजन अनुष्ठान किया जाता है। वहीं जहरीले जानवर के काटने वाले लोग भी यहाँ बाबा के आके भोग लगाते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं। हर वर्ष यहाँ मेला भरता है। मैं अवधेश सिंह। उमरैन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अकबरपुर और पलखड़ी में बुधवार को उप शासन सचिव ब्रजेश कुमार चंदेलिया ने निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने अनेक समस्याएं भी रखी। उप शासन सचिव ने चारागाह भूमि पर अतिक्रमण सहित तालाब, एनीकट और ड्रोन सर्वे रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी ली। इसके अलावा घुमंतु परिवारों को पट्टे जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पॉलीथीन और प्लास्टिक के कचरे के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इसके अलावा अकबरपुर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और जनरेटर खराब होने की मांग सामने आई। उन्होंने पलखड़ी ग्राम पंचायत में भी साफ सफाई के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर विकास अधिकारी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विभाग के निर्देशों के तहत आज इंस्पेक्शन के साथ साथ में जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है 2 ग्राम पंचायतों में। अकबरपुर में अभी आपके साथ यहाँ बैठे हैं। यहाँ की जो मुख्य समस्याएं उभर कर आई हैं, एक तो इनके हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें स्टाफ की कमी है। एक यहाँ पे गौशाला नहीं है क्योंकि चरागाह ज़मीन उपलब्ध नहीं है, तो चरागाह ज़मीन के पे किसी का एनक्रोचमेंट है तो उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है और प्रतिबंधित प्लास्टिक के जो कैरी बैग्स हैं, उनके चम्मच हैं, इनका उपयोग जनता कम से कम करे क्योंकि इसके जो दुष्प्रभाव हैं शरीर पर एक कैंसर की तरफ ले जाते हैं। तो एक वातावरण निर्माण का कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है। लोगों की सुनवाई की गई है, उनको आगाह किया गया कि प्लास्टिक के जो प्रतिबंधित श्रेणी उनका उपयोग नहीं करें और पंचायती गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि ग्राम पंचायत में विकास सुनिश्चित हो सके। और जहाँ भी अतिक्रमण की स्थिति है उसमें तहसीलदार जी और विकास अधिकारी जी दोनों मिलकर के प्रभावी कार्रवाई करेंगे। अकबरपुर ग्राम पंचायत में कुछ दिनों से मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर बाद रिमझिम बरसात भी हुई। कुछ देर हुई बरसात से मौसम सुहाना हो गया। गौरतलब है कि किसानों ने अपने खेतों में प्याज के बीज की बुआई कर रखी है। बारिश होने पर उसमें समय पर पानी लग जाएगा। देखा जाए तो प्याज की खेती पूरे वर्ष भर की जाती है। इसका बीज लगभग तैयार हो गया है और कुछ अरसे बाद इन्हें घरों में सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद गंठियों की बुआई की जाएगी। किसानों की लाल सोना कही जाने वाली प्याज की तैयारियां पूरी तरह हो चुकी है। हम बता दें कि प्याज की खेती से पहले किसानों को अपने खेतों में कण की रुपाई करते हैं, जहां कण के बाद वह बीज तैयार हो जाता है और गंठियों का रूप ले लेता है। उसको किसान भाई अपने घरों में रखते हैं और करीब 3 महीने इनकी सार संभाल करते हैं और इनको सुखाते हैं। उसके बाद बीज तैयार होता है। यह भी बता दें कि किसान भाई इन बीजों को अपने घर के अंदर रखते हैं और बाहर स्वयं सोते हैं। अगर कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो वो भी बाहर ही रहते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम करते हैं। यहाँ गर्मी और उमस से बचाने के लिए इन कूलर और पंखा तक का भी इस्तेमाल करते हैं। यह 3 माह में बीज का कण तैयार हो जाता है, जहाँ गर्मियों में इनका सुखाया जाता है। उसके बाद अगस्त माह के पहले सप्ताह में इनकी बीज की रुपाई कर देते हैं और प्याज की खेती प्रारंभ हो जाती है। तो देखा जाए तो प्याज की खेती पूरे वर्ष भर तक होती है। रामगढ़ स्थित श्याम मंदिर में बाबा श्याम का प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जारी है। बुधवार को विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा की प्रतिमा को चांदी के रथ में विराजमान किया गया। साथ ही करीब 1100 महिलाओं ने मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा में भाग लिया। एडवोकेट दिनेश शर्मा के अनुसार विभिन्न समाजों के लोगों ने श्याम बाबा के रथ पर फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में साधु संतों की भी मौजूदगी रही, जिनमें ब्रह्म मुनि जी महाराज आदि शामिल थे। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड पर स्थित नवनिर्मित श्याम बाबा मंदिर से बैंड बाजों और डीजे के साथ शोभा यात्रा रवाना हुई। वापसी पर आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं गुरुवार को रात्रि करीब 9 बजे से श्याम बाबा के विशाल जागरण का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में जन कल्याण समिति और श्याम सखा मंडल से जुड़े जवाहरलाल तनेजा, दिनेश शर्मा, कृष्ण पोसवाल, महेंद्र गोपालिया, राम कुमार यादव, मदन मुखीजा, देवेंद्र दत्ता, श्याम मुखीजा, रामोतार शर्मा और अमित भारद्वाज आदि मौजूद रहे। थानागाजी के लाल सिंह का बास में हमले की घटना सामने आई है। यहां गोवड़ी निवासी नवीन यादव पर जानलेवा हमला कर दिया गया। यादव के साथ झांकड़ी गांव के आधा दर्जन युवकों ने लूटपाट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया।
घायल युवक ने थानागाजी थाने में मामला दर्ज कराया है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सैनी समाज राजगढ़ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सैनी धर्मशाला में संपन्न हुआ। अलवर जिला सैनी महासभा के अध्यक्ष पूरणमल सैनी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही अनेक इकाइयों के अध्यक्ष और पदाधिकारी भी शामिल हुए। विधि सलाहकार एडवोकेट जितेंद्र सैनी ने बताया कि कार्यक्रम में पूरणमल सैनी सहित लालाराम सैनी, निरंजन लाल, कैलाश चंद, कन्हैया लाल सैनी, गोवर्धन लाल सैनी और प्रहलाद राय आदि ने विचार रखे। साथ ही समाज सुधार से संबंधित मुद्दों पर गहन चिंतन किया गया। जल्द ही महासभा का आयोजन किया जाएगा। सैनी समाज राजगढ़ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आज सैनी धर्मशाला राजगढ़ में आयोजित किया गया। शपथ अधिकारी जिला सैनी महासभा के अध्यक्ष श्री पूर्णमल सैनी ने सभी कार्यकारिणी मेंबरों व पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सैनी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाहर से पधारे हुए अतिथियों में बांसूर, मालखेड़ा, अलवर, सकटराजपुर, माचाड़ी, रहनी के अध्यक्ष व पदाधिकारी सहित सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल में विश्व का एकमात्र परी माता मंदिर स्थित है। यहाँ वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के दोनों बुधवारों को ऐतिहासिक मेला भरता है। इसी क्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर परी माता के दर्शन किए और अपने कष्टों से मुक्ति की कामना की। सेवादारों के अनुसार यहाँ परियों का वास होने और उनके वरदान से बीमारियां और मानसिक कष्ट दूर होने की मान्यता है। पार्षद नारायण छंगानी बताते हैं कि इस मंदिर को परी माता मंदिर या परी बीवी की हवेली के नाम से जाना जाता है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग सिर झुकाते हैं। यह स्थान सांप्रदायिक सौहार्द और साझा संस्कृति का प्रतीक बन गया है। सेवादार अश्वनी मास्टर ने बताया कि मेला मंगलवार रात से ही आरंभ हो गया था। वही बुधवार को यहां 70 से 80 हजार श्रद्धालु पहुंचे। इसके अलावा प्रशासन और पुलिस विभाग ने विशेष इंतजाम किए थे। नगर परिषद और स्वयंसेवकों ने भी योगदान दिया। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं ने भंडारे, पानी, दूध और शरबत जैसी सेवाएं प्रदान की। ये परी मंदिर का मेला आखा तीज के पीछे जो बुधवार आता, पहला दूसरा 2 महीने भरते हैं साल भर में, अच्छे बढ़े। इस पे बहुत पुरानी मान्यता है, कई सालों से है। एक ही मंदिर है परी मंदिर का यहाँ पे, और इसमें पब्लिक बच्चों को लेके आती है, अपंग है और से शादीशुदा सबों को ढोक लगाया। और मान्यता बहुत ज़बरदस्त, पैदा होने वाले बच्चों को उससे पहले मांग कर जाती है और बाद में उड़ाती है। बहुत जबरदस्त मेला भरता है। पब्लिक की व्यवस्थाएं बढ़िया, पुलिस की व्यवस्था। किस किस जगह से पब्लिक आती है? पब्लिक पूरे इंडिया से आती है। कलकत्ता तोड़ी ले, बॉम्बे तोड़ी, दिल्ली, अपने राजस्थान पूरा सारे आती है। खैरथल के सनातनी परिवार के सदस्यों ने मंदिर से मंदिर जोड़ो अभियान का शुभारंभ बालाजी मंदिर से किया है। इस दौरान सदस्यों ने रैली निकाली जो सभी मंदिरों में पहुंची। वहीं जसोरिया कॉलोनी स्थित कलविंदर गुरुद्वारा साहिब पर समापन किया गया। उधर ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने गुरु नानक देव जी एवं 10 गुरुओं के बारे में चर्चा करते हुए सनातन के प्रति उनके योगदान के बारे में बताया। आयोजकों ने बताया कि पदयात्रा का दूसरा चरण श्याम मंदिर से झूलेलाल मंदिर तक रहेगा। खैरथल स्थित द स्काई वर्ल्ड स्कूल का वार्षिकोत्सव सुंदरम गार्डन में मनाया गया। डायरेक्टर अभिषेक गोयल ने बताया कि वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव रहे। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुतियां दी। वहीं मेधावी बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुरेश गोयल, रॉबिन गोयल और मोहित अग्रवाल सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। मुंडावर थाना पुलिस ने मंगलवार रात्रि एक शातिर को कट्टे सहित पकड़ा है। उसकी गिरफ्तारी सोडावास इलाके से हुई है। आरोपी अमित कुमार के कब्जे से लोडेड देसी कट्टा जब्त किया गया है। पाकिस्तान में छिपे आतंक के ठिकानों पर भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज खैरथल में भी सुनाई दी और यहां जश्न का माहौल बन गया। हेमू कालानी चौक स्थित खैरथल संयुक्त व्यापार महासंघ के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे, पटाखे फोड़े और भारत माता की जय के नारे लगाए। महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारे देश की बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हें अब मुंह तोड़ जवाब मिला है। खैरथल के बाजारों में भी देशभक्ति के रंग बिखरे दिखे। दुकानदारों ने मिठाइयां बांटी एवं युवाओं ने तिरंगा लहराया। इस दौरान संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश सहित
सेवक लालवानी, नामदेव रामानी, अशोक महलवानी, टीकमदास मुरजानी और राजकुमार आसीजा आदि मौजूद रहे। हिंदुस्तान की सरकार ने एक बहुत ज़रूरी और एक बड़ा डिसीजन लेते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकवादी कैंपों को तबाह किया और जिसमें 100 आतंकवादी मारे गए। निश्चित रूप से इस बात की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। पूरा देश और देश की हर पार्टी, देश का हर नागरिक सरकार का इस बारे में सपोर्ट कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए इस बात से खुश होकर इस बात का जश्न मनाने के लिए आज कैथल के बहुत सारे सैकड़ों व्यापारी अभी कुछ देर पहले यहाँ आए थे। उन्होंने इस बार मिठाइयाँ खिलाई, जश्न किया, लड्डू बांटे और बहुत एंजॉय के साथ उन्होंने इस मौके को एंजॉय किया। और सब उम्मीद करते हैं कि सरकार का समर्थन जारी है, रहेगा और सरकार और कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ लेकर देश के हित सुरक्षित रखेगी। जिला चिकित्सालय भिवाड़ी में खैरदल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान बीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल प्रकाश, एडीएम सुमित्रा मिश्र, सीएमएचओ और पीएमओ सहित अस्पताल के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में लू और अन्य मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने भर्ती मरीजों से संवाद भी किया। अलवर शहर में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा स्थापित विस्तार योजना प्रीत विहार में सड़कों पर गटर का पानी बह रहा है। ऐसे में रोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है, वहीं संबंधित विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ सेक्टर 2 में मकान नंबर 102 और 101 के सामने गटर का पानी ओवरफ्लो होकर 10 घरों के सामने सड़क पर बह रहा है। इससे आवागमन में परेशानी आ रही है, लेकिन स्थायी रूप से हाउसिंग बोर्ड इसका समाधान नहीं कर पा रहा। यह जरूर है कि ठेकेदार को भुगतान नियमित किया जा रहा है। स्थानीय निवासी युवराज सिंह तोमर ने बताया कि गंदे पानी के बहने से आम जन परेशान है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद चौतरफा दिखा जोश और गर्व का माहौल। राजनेताओं सहित तमाम वर्गों ने कहा, सिखाया करारा सबक। आपात स्थिति से निपटने के लिए की मॉक ड्रिल, सिविल डिफेंस सहित सभी की रही भागीदारी। अलवर में 117 बांग्लादेशियों को किया चिन्हित, अब चलेगा वतन वापस भेजने का अभियान। और बोरिंग गहरी नहीं करने पर गुस्साए लोगों ने दिया धरना। चमेली बाग और अखैपुरा में सामने आया आक्रोश। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।